Hello students, I am Dr. Parul Singh, Assistant Professor Sociology, Government Arts Girls College कोटा। और हम पढ़ रहे थे आपका बीए फर्स्ट ईयर का पेपर 2 समाजशास्त्र विषय। और जो आपका टॉपिक है हमने वो स्टार्ट किया था इंडियन सोसाइटी, कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटीज़। और इसमें जो हमें भारतीय क्षेत्र में जो भी हमें भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टि से जो विविधताएं हमें देखने के लिए मिलती हैं उनकी हमने बात की थी। और आज हम आपके सामने बात करेंगे इसी क्रम में आगे भारतीय समाज एवं संस्कृति की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। तो जो ये बहुत एक महत्वपूर्ण सवाल है और अक्सर जब आपके पेपर होते हैं वहाँ पर यह सवाल भी पूछा जाता है। इसके अलावा भी जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं तो उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी यहाँ से कोई ना कोई सवाल आपके पास ज़रूर आता है या फिर इससे रिलेटेड कुछ जो डाटा है वो डाटा आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। तो जो पहली विशेषता की बात हम करते हैं वो है भारतीय समाज की प्राचीनता एवं इसका स्थायित्व। भारतीय समाज विश्व की जो प्राचीनतम संस्कृति एवं समाज व्यवस्था है उनमें से एक है। और मिस्र, सीरिया, बेबीलोन, यूनान, रोम इत्यादि जो संस्कृतियां हैं उनमें भारत की जो संस्कृति है वो भी प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। और समय के साथ विश्व की जो अन्य संस्कृतियां थी वह नष्ट हो गई या फिर समय के प्रवाह के साथ वो धूमिल हो गई, उनके अवशेष मात्र ही अब बचे हैं। लेकिन जो भारतीय संस्कृति है वो अभी भी बहुत स्ट्रांगली अपना जो प्राचीन स्वरूप है उसको बनाए रखते हुए जो आधुनिकता है उस आधुनिकता को अपना रही है। और आज भी हम भारत के जो वैदिक धर्म है उसको मानते हैं। वैदिक मंत्रों के जो के साथ जो यज्ञ हवन इत्यादि हैं वो हमारे द्वारा किए जाते हैं। आज भी हमारे विवाह वैदिक रीति रिवाज के साथ होते हैं। गांव पंचायत, जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली इत्यादि आज भी हमें अपने परिवेश में विद्यमान दिखाई देती हैं। गीता, बुद्ध, महावीर, जैन के उपदेश आज भी इस देश में जीवित हैं। आज भी हम उनको अपने जो दिन प्रतिदिन की गतिविधियां हैं उनमें हम उनको शामिल करते हैं। और अध्यात्मवाद, पतिव्रत धर्म और पुनर्जन्म, सत्य, अहिंसा, अस्तेय के सिद्धांत, प्रकृति पूजा इत्यादि आज भी हमारे देश के लोगों को प्रेरित करते हैं। और इसी क्रम में सहिष्णुता की भावना भारतीय महान जो संस्कृति है इसकी एक महानता है। भारत में अनेक धर्म, जाति प्रजाति के लोग निवास करते हैं लेकिन एक दूसरे के प्रति उदारता, सहिष्णुता एवं प्रेम भाव यहाँ पाया जाता है। किसी के प्रति भी कोई कठोरता का या जो कलुषित विचार हैं वो यहाँ पर हमें नहीं देखने के लिए मिलते हैं। समय समय पर अनेक विदेश संस्कृतियाँ यहाँ पर आईं और सभी यहाँ पर आकर फली फूली और इवन यहाँ की जो संस्कृति थी उस संस्कृति में ही रच गए, उसी संस्कृति में वे बस गए। और जो हमारी संस्कृति थी ना तो उन्होंने किसी संस्कृति का दमन किया ना ही वह किसी समूह पर थोपी गई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई सभी अपनी अपनी संस्कृति की विशेषताओं को बनाए हुए हैं और असहिष्णु होकर कभी भी विदेशियों व अन्य संस्कृतियों के लोगों पर हमने किसी भी प्रकार का अत्याचार कभी भी नहीं किया। इसी प्रकार समन्वय की जो संस्कृति है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। भारतीय संस्कृति की उदार एवं सहिष्णु प्रकृति के कारण ही अनेक संस्कृतियों का समन्वय हमारे संस्कृति के साथ हो पाया। और भारतीय संस्कृति एक समुद्र के समान है जिसमें अनेक छोटी छोटी नदियाँ जिस प्रकार से समुद्र में आकर के मिलती हैं वैसे ही अनेक जो संस्कृतियाँ थी वो संस्कृतियाँ चाहे वे यहीं की मूल संस्कृतियाँ थी चाहे वह बाहर से आई हुई थी, वे आई और यहाँ पर आकर के वे सभी इसमें मिल गई। और जो भारतीय संस्कृति थी उसने अपना जो मूल स्वरूप था उसको बरकरार रखा और समन्वय एवं एकता की स्थापना की। इसी प्रकार अध्यात्मवाद की जो महत्ता है वो हमारी संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भौतिक सुख, भोगलिप्सा इत्यादि को कभी भी हमने कोई महत्वपूर्ण नहीं माना, उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। आत्मा और ईश्वर के महत्व को स्वीकार किया। शारीरिक सुख के स्थान पर जो मानसिक एवं आध्यात्मिक आनंद है उसी को सर्वोपरि मान करके जो जीवन निर्वाह किया। और भोग और त्याग का जो सुंदर समन्वय है वो हमारे देश के लोगों ने स्थापित किया। और इसी अध्यात्मवाद ने ही जो सहिष्णुता की जो भावना है उस भावना को और अधिक
उसमें वृद्धि की। इसी प्रकार धर्म की प्रधानता हमें देखने के लिए मिलती है। भारतीय संस्कृति एक धर्म प्रधान संस्कृति है और धर्म के माध्यम से ही जो मानव जीवन का जो व्यवहार है दिन प्रतिदिन का, उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें अपने ये जो धर्म है इसकी स्पष्ट जो इसकी उपस्थिति है वो स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, और दिन में 24 घंटे हम हमारे जो धार्मिक कार्य हैं, चाहे वे रिलीजन से रिलेटेड हैं, चाहे वे हमारे कर्म इत्यादि से संबंधित हैं, हम अपने धर्म को कभी भी नहीं छोड़ते हैं। और हमारा धर्म कोई संकुचित धर्म नहीं है, बल्कि एक मानवतावादी धर्म है और सभी के कल्याण, क्षमा, दया इत्यादि में विश्वास करता है। अनुकूलनशीलता की भावना हमें भारतीय संस्कृति में देखने के लिए मिलती है और भारतीय संस्कृति को इस श्रेष्ठता की स्थिति तक लाने में जो अनुकूलनशीलता की जो प्रकृति है उसने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय परिवार, जाति, संस्थाएं, धर्म समय के साथ अपने को अनुकूल बनाती रही हैं और यही कारण है कि उनका विघटन और पतन होने की अपेक्षा जो उनका स्वरूप है वो स्वरूप उनका कुछ कुछ परिवर्तित होता रहा, लेकिन वह पूरी तरह नष्ट कभी भी नहीं हो पाई और नष्ट होने से वह बच गई। जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वह भारतीय संस्कृति की एक व्यवस्था है जिसे वर्ण एवं आश्रम की व्यवस्था कहा जाता है। समाज में श्रम विभाजन के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में 4 वर्णों की रचना की गई, जिसमें चारों के कार्य अलग अलग निर्धारित किए गए। 4 आश्रम हमारे बनाए गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। जीवन को 100 वर्ष का माना गया और ये जो 4 आश्रम हैं, ये 4 वर्णों के साथ मिलकर के जो कर्म है उस कर्म के सिद्धांत को स्थापित करते हुए और उसी के माध्यम से पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्थापित करते हुए ये आगे चले। और आगे जब हमारे चैप्टर्स और आएंगे तो वर्णाश्रम, कर्म एवं पुनर्जन्म इत्यादि को, पुरुषार्थ इत्यादि को वहाँ पर बहुत डिटेल में भी पढ़ाया जाएगा। कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत, जिस प्रकार के हमारे कर्म होंगे उसी प्रकार का हमारा पुनर्जन्म होगा। इस तरह की जो विचार हैं वो हमें अच्छे कर्म करने के लिए और बुरे कर्म को नाश करने के लिए हमें प्रवृत्त करते हैं, बुरे कर्मों से दूर रहने की हमें शिक्षा देते हैं और सत्कर्म करने से ही हमारा यह लोक और परलोक हमारे दोनों सुधरते हैं। इस प्रकार की जो सिद्धांत है, इस प्रकार के सिद्धांत के माध्यम से हम अपना जीवन यापन करने का प्रयास करते हैं। सर्वांगीणता की स्थिति भारतीय समाज में देखने के लिए मिलती है और इसका संबंध किसी जाति या वर्ग या धर्म विशेष या व्यक्ति विशेष से नहीं, वरन समाज के सभी पक्षों से है और इसके निर्माण में लोगों तथा विभिन्न धर्मों, महापुरुषों सभी का योगदान रहा। और भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात सभी सुखी हों। और इसी प्रकार पुरुषार्थ हमें देखने के लिए मिलते हैं। मनुष्य का जो जीवन है उसके 4 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात करते हैं और इन्हीं को मिलाकर के पुरुषार्थ कहा जाता है। इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ऋण तथा यज्ञ की बात की गई। लास्ट चैप्टर में भी हमने ऋण की बात की थी। 5 प्रकार के ऋण हमारे हैं, जिसमें देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण और भूत ऋण। और इनके लिए ही, इन ऋणों से उऋण होने के लिए ही हम अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं, व्यक्तिवाद पर अंकुश रखने, जीवन के त्याग को आदर्श में ढालने के लिए। और इन यज्ञों का विधान किया गया और ये यज्ञ प्रत्येक प्राणी मात्र को सभी प्राणियों के प्रति अपने दायित्वों को निभाने की शिक्षा देते हैं। और यज्ञ का जो तात्पर्य है वह दायित्वों के निर्वाह और कर्तव्य की पूर्ति के साथ लिया जाता है। संस्कार हमारे 16 संस्कार माने गए हैं, जो कि गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो 16 संस्कार हैं, जिसमें गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, समावर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि। इस रूप में ये जो 16 संस्कार हैं, इन 16 संस्कारों को व्यक्ति के जीवन में महत्व दिया जाता है, जिसमें से महिलाओं के लिए जो एक प्रमुख संस्कार, बहुत महत्वपूर्ण संस्कार या सबसे अधिक महत्वपूर्ण संस्कार विवाह संस्कार को माना जाता है। तो इस प्रकार की जो संस्कारों की व्यवस्था है वो जो भारतीय समाज की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। जाति व्यवस्था भारतीय समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारतीय समाज को कई छोटे छोटे उपभागों में विभाजित किया गया और जाति की कुछ महत्वपूर्ण स्वयं की विशेषताएं हैं। आगे डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे इसको और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे।
खान पान, सामाजिक उठने बैठने से संबंधित कुछ नियम हैं, उन नियमों का पालन करना, जाति अंतर विवाह का पालन करना इत्यादि जाति के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं। संयुक्त परिवार भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, भारतीय संस्कृति की विशेषता है। संयुक्त परिवार में निवास करना, परिवार का जो वयोवृद्ध सदस्य है उसको एक मुखिया के रूप में देखना, उसके अधिकारों और उनकी पालना करना, उनको सम्मान देना इत्यादि सभी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो संयुक्त परिवार को बनाए रखती हैं। और संयुक्त परिवार की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारण के रूप में कृषि जो व्यवस्था हमारी रही, कृषि अर्थव्यवस्था हमारी रही, उसको एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। और अभी हम जब जैसे जैसे धीरे धीरे जो कृषक अर्थव्यवस्था हमारी अब जो उसका महत्व यदि कम होता जा रहा है, तो वहीं पर हमें संयुक्त परिवारों का जो स्वरूप है उस संयुक्त परिवार के स्वरूप में भी हमें कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। इसी प्रकार विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की एक अनुपम विशेषता है। यहाँ भाषा, धर्म, जाति, भौगोलिक दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, जनजातीय दृष्टि से अनेक विभिन्नताएं व्याप्त हैं, फिर भी उनमें हमें एकता दिखाई देती है। और यह जो विविधता में एकता है इसको भी आगे बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन भारतीय समाज एवं संस्कृति की विशेषताएं, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन भी आता रहा है और इसको बहुत डिटेल में पढ़ना जरूरी है। इसी प्रकार जो भारतीय संस्कृति है उसमें जो अनेक विशेषताएं विद्यमान रही वर्षों से, लेकिन कुछ इस प्रकार की परिवर्तन के फलस्वरूप कुछ इस प्रकार की नई प्रक्रियाएं हमारे सामने आई, जिसमें औद्योगिकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण इत्यादि की हम बात करते हैं। और इसके कारण जो भारतीय संस्कृति में भी हमें अनेक नवीन परिवर्तन घटित होते हुए दिखाई देते हैं। अध्यात्मवाद से भौतिकवाद की ओर, धर्म का प्रभाव कम होना, कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांतों में लोगों की आस्था का कम होना, पुरुषार्थ, ऋण, यज्ञ, संस्कार इत्यादि की अवधारणाओं के प्रति रुझान का कम होना, संयुक्त परिवारों का विघटन और उनके स्थान पर एकाकी परिवारों की संख्या का बढ़ना, संयुक्तता एवं सहकारिता की संस्कृति का ह्रास होना, जाति व्यवस्था के नियमों में कठोरता का कम होना, इस प्रकार के ये जो परिवर्तन है ये हमें घटित होते हुए दिखाई देते हैं और इसको हम संक्रमण काल के रूप में देख सकते हैं। इसलिए इसमें एक तरफ परंपरागत विशेषताएं देख सकते हैं तो दूसरी तरफ हमें नवीन मूल्यों का भी इसमें समावेश दिखाई देता है। और इस आधार पर देखें तो हमें जो कुछ विविधताएं हैं भारत की उनको जानना जरूरी है, जिसमें हम सांस्कृतिक विविधता की बात करते हैं। प्रजाति, जाति, जनजाति, धर्म, भाषा, जलवायु, खान पान, रहन सहन इत्यादि दृष्टि से यहाँ पर हमें कई विविधताएं दिखाई देती हैं और अनेक संस्कृतियों का सहअस्तित्व यहाँ पर है। अनेक जो आक्रमणकारी भारत पर आते रहे, यहाँ शासन करते रहे और इस प्रकार यहाँ पर अनेक संस्कृतियों का संगम स्थल बन गया। सांस्कृतिक बहुलता भारत की नियति बन गई और यही कारण है कि भारत में विभिन्न धर्मों, भाषाओं, प्रथाओं, खान पान, वेशभूषा, विचार, संस्कारों इत्यादि की बहुलता हमें देखने के लिए मिलती है। और जो विभिन्न जातियों, धर्मों, क्षेत्रों, भाषाओं से संबद्ध जो अनेक समूह हैं वो पूरे देश में फैले हुए हैं और सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त नहीं है, इसलिए वे जो अनेक सदस्य हैं वो अच्छी शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर को प्राप्त करने के लिए जो अनेक जो अन्य समूह हैं उनके आकांक्षी हैं। और इस प्रकार जो असमानता है वो भारतीय समाज की भी देन है और समय समय पर तनाव एवं संघर्ष यहाँ पर पैदा होते रहे, परस्पर अविश्वास और कुंठाएं भी बढ़ती रही। तो जो सांस्कृतिक विविधता है वो हमें देखने के लिए मिलती है। नृजातीय विविधता हमें देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर रंग और संस्कृति के आधार पर इसको हम विश्लेषित कर सकते हैं। नृजातीय समूह किसी समाज की जनसंख्या का वे भाग जो परिवार की पद्धति, भाषा, मनोरंजन, प्रथा, धर्म, संस्कृति, उत्पत्ति आदि के आधार पर अपने को दूसरों से अलग समझता है। या अन्य शब्दों में कहें तो एक प्रकार की भाषा, प्रथा, धर्म, परिवार, रंग एवं संस्कृति से संबंधित लोगों के समूह को एक नृजातिकी की संज्ञा दी जा सकती है। और भारत में देखें तो भारत एक बहु नृजातिकी समूह वाला देश है और एक नृजाति के लोगों में परस्पर प्रेम, सहयोग एवं संगठन पाया जाता है। उनमें एक अहम की भावना होती है, एक दूसरे से वे अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं। एक जो
एथनिसिटी है, उसके जो लोग हैं दूसरे एथनिसिटी के लोगों से अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए अपनी भाषा, वेशभूषा, रीति रिवाज, उपासना पद्धति की विशेषताओं को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। और समाजशास्त्रीय भाषा में इस कॉन्सेप्ट को नृजातिकी केंद्रित प्रवृत्ति या एथनोसेंट्रिसिज्म भी कहा जाता है। नृजातिकी के आधार पर एक समूह दूसरे समूह से अपनी दूरी बनाए रखता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नृजातिकी समूह कमजोर नृजातिकी समूह का शोषण करते हैं, उनके साथ भेदभाव रखते हैं और इससे समाज में असमानता, संघर्ष एवं तनाव पैदा होता है। भाषा, धर्म, सांस्कृतिक विभेद संजातीय समस्या के मुख्य कारण है और भारत में भाषा, धर्म, संप्रदाय एवं प्रांतीयता की भावना के कारण अनेक प्रकार के तनाव एवं संघर्ष होते हुए भी हमें दिखाई देते हैं। इसी प्रकार भाषाई विविधता हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है। भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। भारत में जनसंख्या, प्रजाति, धर्म एवं संस्कृति के आधार पर ही विभिन्नताएं नहीं बल्कि भाषा के आधार पर भी हमें विभिन्नताएं देखने के लिए मिलती हैं। और भाषाई सर्वेक्षण किए गए, उनके आधार पर यह पता चला कि लगभग 179 भाषाएं और 544 बोलियां यहाँ पर प्रचलित हैं। और भाषाओं और बोलियों के अध्ययन के लिए जॉर्ज ग्रियर्सन जो विद्वान थे, इतिहासकार थे, उनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। और उनके अलावा कुछ अन्य विद्वान हैं, उनका ये कहना है कि भारत में लगभग 1650 भाषाएं एवं बोलियां देखने के लिए मिलती हैं। और इसीलिए एक बहुत महत्वपूर्ण कहावत है जो ग्रामीण क्षेत्र में भाषा की विविधता और बहुलता को स्पष्ट करती है कि 5 कोस में बदले पानी और 10 कोस में बानी। बानी अर्थात बोली या भाषा। तो श्रीमती इरावती कर्वे का भी कहना है कि यदि हम भारतीय संस्कृति को समझना चाहते हैं तो हमें जाति एवं परिवार के साथ साथ यहाँ की भाषाई क्षेत्र का भी अध्ययन करना होगा। और जो भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है और उसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। उसके अतिरिक्त 21 भाषाएं और हैं जिनको भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। और जो भारतीय जो भाषा परिवार है इनको 3 मुख्य भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला है इंडो आर्यन परिवार, जिसमें हिंदी, उर्दू, बंगला, असमिया, उड़िया, पंजाबी इत्यादि को शामिल किया जाता है। दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, जिसमें तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम एवं गोंडी भाषा को शामिल किया जाता है। और तीसरा है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, जिसमें मुंडारी, संथाली, खासी, हो, खरिया इत्यादि को शामिल किया जाता है। तो संस्कृत को देववाणी के रूप में जाना जाता है। प्राचीन धर्म ग्रंथों, वेदों की रचना इसी भाषा में की गई। और इसके अतिरिक्त भी ये जो 22 भाषाएं हैं, इन 22 भाषाओं के अतिरिक्त भी अन्य कुछ भाषाएं हैं जिनको कि बहुत महत्वपूर्ण रूप से हम जिनकी की उपस्थिति हम समाज में देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जातीय विविधता हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है भारत में, जो समाज में स्तरीकरण का एक महत्वपूर्ण स्वरूप है यह। और जो भारतीय समाज में किसी समय वर्ण व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख स्वरूप थी और जो कि खुली व्यवस्था के रूप में भी जानी जाती थी। और धीरे धीरे इसमें कुछ परिवर्तन हुए और कालांतर में जो बंद स्तरीकरण की विशेषताएं सामने आई और धीरे धीरे यह जो वर्ण व्यवस्था थी यही जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था के रूप में निर्मित हो गई। और जाति की सदस्यता जन्म के आधार पर प्राप्त होती है, जिसे व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी नहीं बदल सकता। इरावती कर्वे का मानना है कि भारतीय समाज और संस्कृति के तत्वों को पूरी तरह समझने के लिए जाति का अध्ययन अत्यधिक आवश्यक है। जाति हिंदुओं के अतिरिक्त अब वर्तमान में मुस्लिमों तथा ईसाइयों इत्यादि में भी देखने के लिए मिलती है। और भारत में लगभग 3000 जातीय समूह हैं। प्रत्येक जातीय समूह के खान पान, विवाह तथा सामाजिक उठने बैठने, सामाजिक सहवास के नियम अलग अलग हैं। प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय निर्धारित किया गया। जातियों के बीच ऊंच नीच का एक संस्तरण है और इसके आधार पर वे छुआछूत का बर्ताव करते हैं। कुछ जातियां ऐसी हैं जो एक क्षेत्र विशेष तक सीमित हैं और कुछ हमें संपूर्ण समाज में दिखाई देती हैं। जाति का चैप्टर हमारा आगे आएगा, वहाँ पर हम इसे और अधिक डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे।